नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में और मेरा नाम है भूपेंद्र। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। आप सर्च आउट कीजिए कार क्वेस्ट 1 इंस्टाग्राम पे, वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए, और कार क्वेस्ट फेसबुक पे, वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये है एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू इस MG हेक्टर का। अब इसमें खास बात क्या है कि ये MG हेक्टर हम क्यों आज चलाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हैं, खासकर कि मैं, क्योंकि ये जो MG हेक्टर है ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है और जो कि टर्बो एक इंजन है, और ये ट्रांसमिशन भी CVT है। तो CVT ट्रांसमिशन आप सबको पता है कि पहले जो है वो नॉर्मली सीडान्स में या हैचबैक्स में वहाँ पे आ रहा था, यूज़ हो रहा था। और CVT को लेके एक धारणा है कि इस ट्रांसमिशन को आप ज़्यादा हैवी कार्स में या ज़्यादा स्पीड में यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सो यही मैं आज चेक करने वाला हूँ। तो CVT ट्रांसमिशन इस भारी भरकम बड़ी गाड़ी में कैसा लगेगा, कैसा ड्राइवेबिलिटी कैसी रहेगी हाईवे पे, सिटी पे, तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी का फ्रंट आपको दिखाना चाहूँगा। तो फ्रंट जो है वो न्यू हेक्टर का, ये 2021 में जब चेंज हुई थी तो काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें किए गए थे। एक तो फ्रंट ग्रिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है इसकी, आप देख सकते हैं बड़ा MG का लोगो है यहाँ पे। MG के लोगो के नीचे यहाँ पे आपको एक कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये गाड़ी आती है 360 डिग्री कैमरा के साथ। साथ ही क्रोम का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया है। यहाँ तक देखिए क्रोम पूरा DRLs के नीचे यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो ये DRLs हैं और ये फ्लोटिंग इंडिकेटर्स भी आपको इसी के साथ मिलने वाले हैं। तो ड्यूल फंक्शन DRLs यहाँ दिए गए हैं। अब इसका जो हेडलैम्प का सेटअप है वो आपको मिलने वाला है यहाँ नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो सेटअप है इस तरह से बाहर निकला हुआ है। और यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, तो एक लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए, और नीचे की तरफ यहाँ फॉग लैम्प दिया गया है। जिस तरह से इसको बनाया गया है, जो इसकी शेप है वो भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा दूर से अगर आप देखेंगे इसके इस पूरे पैनल को, हेडलाइट और फॉग लैम्प को, तो ये आपको थोड़ा अच्छा लगने वाला है। साथ ही सामने की तरफ आपको 2 अल्ट्रासोनिक ये पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। फ्रंट सेंसर जिस गाड़ी में आते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जब आप उसको कॉर्नरिंग के टाइम आप अगर रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को या आगे की तरफ कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है। अब मैं इसका इंजन आपको दिखा देता हूँ। सो ये काफ़ी भारी है, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिक्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल ये यूज़ करना पड़ेगा, जो कि डिसअपॉइंटेड है मेरे लिए। तो अगर आप इतने ज़्यादा पैसे किसी गाड़ी में लगाते हैं 20 लाख से ऊपर, तो फिर वहाँ पे थोड़ी हाइड्रोलिक वगैरह होनी चाहिए। बट ठीक है, कॉस्ट कटिंग होगी शायद कंपनी की तरफ से। इंसुलेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ किया गया है। और ये देखिए आप पूरा का पूरा इंजन बीच में आपको दिखेगा टर्बो, MG टर्बो लिखा हुआ है, ये 1.5 लीटर का इंजन, बट साइड से पूरा ये कवर किया गया है, तो काफ़ी सही है। यहाँ पे वाइपर फ्लूइड जो है यहाँ आप डाल सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ स्पेस दिए गए हैं, बट नॉर्मली इसको पूरा क्लोज किया गया है। बैटरी के को यूज़ करना है कुछ, तो यहाँ से आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही है। और नो डाउट इसका जो हुड है ये बहुत ज़्यादा भारी है भाई, तो सेफ्टी में तो ठीक ही लगेगी। वैसे सेफ्टी की बात करेंगे एंड में, अभी ड्राइव कर लेते हैं एक बार गाड़ी को। अब एक बार साइड में आप आ जाइए। तो पहले जब ये हेक्टर लॉन्च हुई थी तो इसमें टॉप वेरिएंट में भी 17 इंचज़ के अलॉय आ रहे थे, लेकिन अब इसमें 18 इंचज़ के अलॉय आपको मिलते हैं। और जो अलॉय है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ड्यूल कलर यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, और ये गाड़ी भी ब्लैक है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। स्कर्टिंग्स काफ़ी सही लगती हैं। ओवरऑल जो है अब इसका साइड लुक भी काफ़ी सही है। पहले जो टायर्स थे वो काफ़ी टाइनी इसके लगते थे, छोटे लगते थे। अब 18 इंचज़ से काफ़ी फ़र्क इसके साइड लुक्स में आ गया है। उसके बाद ORVMs की अगर बात करें तो ORVMs जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ब्लिंकर्स हैं, फोल्डेबल हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ हेक्टर में मिल रही है। यहाँ भी नीचे की तरफ आपको कैमरा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आता है। इसमें कुछ एसेसरीज है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये डोर वाइजर्स, ये एसेसरी का पार्ट है। ये जो क्रोम ऊपर की तरफ लगा हुआ है ये एसेसरी का पार्ट है। और एक जो यूजेबल एसेसरी मुझे यहाँ लगी, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी लगाना चाहें तो लगवा सकते हैं, वो है ये फुट रेस्ट। सो यहाँ अंदर जाने के लिए इससे लगवाया गया है, तो ये काफ़ी सही मुझे लगा। तो यहाँ से आराम से आप अंदर जा सकते हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा हाइट हेक्टर की है नहीं, अगर आप ठीक ठाक हाइट के हैं, मेरी 5-8 हाइट है, तो मुझे भी अंदर आने में बिना इसके कोई परेशानी नहीं होगी। बट फिर भी अगर आपको और ज़्यादा ईज़ चाहिए, आपके घर में कोई एल्डर है ज़्यादा, तो फिर इसको अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल चीज़ है ये। उसके बाद डोर ट्रिम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बेज कलर का ही ज़्यादातर यूज़ हुआ है। तो बेज कलर में आपको यहाँ पे ये सिल्वर कलर का हैंडल जो बनाया गया है, और जिस तरह से इसकी शेप है ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी। यहाँ पे ये सॉफ्ट टच दिया गया है लेदर का, क्योंकि लेदर सीट्स इसमें आती हैं गाड़ी में,
तो ये काफ़ी सही है। और अब मैं थोड़ा सीट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं सीट का जो पोस्चर है काफ़ी सही है इसका, क्योंकि मैं इस गाड़ी को कल भी मैंने ड्राइव किया था। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ मैंने स्टोरी डाली थी, और आज भी मैं संडे को इसको ड्राइव कर रहा हूँ सुबह से। तो इसका जो पोस्चर है यहाँ देखिए आप, थाई सपोर्ट, फुल थाई सपोर्ट है भाई। इससे ज़्यादा तो क्या ही मिलेगा, फिर तो परेशानी हो जाओगे आप। और उसके बाद आपको 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल यहाँ पे ड्राइवर सीट्स मिलती हैं। 6 वे आप आगे पीछे जा सकते हैं, ये रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं और अपनी ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमम पे ही रखता हूँ, क्योंकि तभी मुझे ज़्यादा ड्राइविंग पोस्चर सही रहेगा, तो मुझे ज़्यादा इन्जॉय कर पाता हूँ मैं ड्राइव को। तो यहाँ पे अभी पूरा बोनेट जो है सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि जो को ड्राइवर सीट है वहाँ पे आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आप देख लीजिए, नॉर्मली आप जब ऑटोमेटिक कोई गाड़ी देखते हैं तो उसका जो ये ब्रेक पैडल है थोड़ा सा बड़ा आपको दिखता है, पर यहाँ थोड़ा छोटा सा रखा हुआ है, बट ठीक है, सफिशिएंट है चलाने के लिए। और यहाँ पे फुट रेस्ट है, ये ऑटो कार्स में लेफ़्ट फुट फ्री रहता है, तो उसके लिए हमेशा आपको मिलेगा ही। आजकल तो मैनुअल में भी आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक्चुअली ये मैट जो लगवाए हुए हैं ना, जिनकी ये कार है, उस वजह से थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये फुट रेस्ट वाजिब है, ठीक है मतलब। तो यहाँ से आराम से आप अपने पैर को अकोमोडेट कर पाएंगे। उसके बाद स्टीयरिंग जो है इस गाड़ी का, वो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक ये सही मिलेगा। और मैं इसको थोड़ा सा बीच में सेट कर लेता हूँ अपनी ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से, काफ़ी सही है। और अब एक बार अंदर आ जाइए, फिर मैं थोड़ा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ, फिर ड्राइव पे चलेंगे। सो अब हम आ गए हैं MG हेक्टर के अंदर, और हेक्टर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी सही आपको लगने वाला है, बिकॉज ऑफ ये ड्यूल टोन जो ब्लैक और बेज कलर का यूज़ किया गया है, काफ़ी सही ये है। साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती है, ये भी मैं बताना भूल गया। लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स के जो बटन्स हैं वो एक तो यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ पैरों के पास है, और एक इस तरफ है जो लेफ्ट साइड के को ड्राइवर सीट की वेंटिलेटेड सीट के बटन्स है वो यहाँ पे हैं। सो ये काफ़ी अजीब सा मुझे पोजीशनिंग लगी। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस 10.4 इंचज़ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम पे। ये काफ़ी सही लगता है, जब भी आपकी गाड़ी में कोई बैठेगा तो वो बैठते ही बोलेगा कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो दिख रही है आपकी गाड़ी में। बट इसके भी कुछ जो है अजीब सा मुझे कुछ चीज़ें लगी इसमें भी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठ के इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, और जैसे अभी गर्मी है और मुझे बैठते ही AC ऑन करना है, तो AC ऑन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसको स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मॉरिस गैराजीज आएगा, फिर ये आपको वेलकम करेगी, फिर ये आपको अपने बोल के मैसेज देगी कि भाई आ जाओ, आप गाड़ी में बैठ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब चीज़ें यहाँ चलेंगी, तब तक आप AC ऑन नहीं कर पाएंगे। सो ये एक इशू यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा। सो ये देखिए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लगभग 25-30 सेकंड इसको स्टार्ट होने में लग जाते हैं। अब इसने वेलकम किया, अब ये स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से AC के कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि अभी तो मैंने AC जो है स्टार्ट करके छोड़ दिया था, क्योंकि अंदर बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी इसमें। बट ये इशू आपको भी फील होगा, थोड़ा सा लेट है इसका जो प्रोसेस है ना, तो ये एक चीज़ मैंने थोड़ी नोट की। उसके अलावा इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन वो वायरलेस नहीं है, वो वायर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें गाना ऐप है, GPS है, सो इंटरनेट इनसाइड, इसीलिए इस गाड़ी के ऊपर 20 degrees Celsius in Datapur. ठीक है। सो ये आपको इस तरह से वेदर भी बताएगी। तो वेदर तो काफ़ी गर्म है, अभी सनी डे है आज। सो इसके बाद इसमें जो मैं बता रहा था कि इंटरनेट इनसाइड इस गाड़ी पे लिखा हुआ है, तो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी GPS वगैरह वो काफ़ी सही इसमें काम करते हैं। और साथ ही इसमें जो मिलता है आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिलते हैं इन्फिनिटी के, और 1 सबवूफर जो कि बहुत सही है भाई। तो हमने साउंड चेक इसका किया हुआ है, वो इंस्टाग्राम हैंडल हमारा कारक्वेस्ट1, वहाँ पे हमने वीडियो डाली हुई है इसका साउंड चेक का, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो साउंड में कोई कमी नहीं है, तो इन चीज़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा लेट प्रोसेस है। एक चीज़ और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो नॉर्मली इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, ये 360 डिग्री कैमरा है इसका, तो इसकी क्वालिटी भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। चलो 360 डिग्री कैमरा है, कोई बात नहीं, वो ये आ गया। लेकिन जैसे ही मैं रिवर्स गियर डालता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रिवर्स लेता हूँ, तो ये देखिए। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब आपकी आंखों को थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा कि जहाँ आप पहुँच गई है ना गाड़ी, तो ये इमेज लेट कैप्चर कर रहा है। तो और ज़्यादा स्पीड में अगर आप रिवर्स करेंगे ना, तो आप एक जगह के पास पहुँच जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा लेट दिखाई देगी वो चीज़। तो मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अभी इस चीज़ को भी। अब उसके बाद ड्राइवर डिस्प्ले पे आ जाते हैं। ड्राइवर डिस्प्ले यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, वाजिब दिया हुआ है, जो एक नॉर्मल चीज़ मुझे लगती है हमेशा से
सो ये देख लीजिए आप, सेंटर में ये ड्राइवर डिस्प्ले दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड में आपको ये स्पीडोमीटर दिया हुआ है और इधर आरपीएम मीटर जो है वो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ मैं। सो इस तरह का आपको नॉर्मली जो है वो स्पोर्ट्स कार्स के अंदर मिलता है, या ज़्यादा पावरफुल इंजन जिन कार्स में आते हैं उनमें ये मिलता है। तो यहाँ पे हेक्टर ने ये एक अच्छी चीज़, या सोच लीजिए कि एक एड ऑन फीचर यहाँ पे दी गई है अच्छी फील के लिए। अब ड्राइवर डिस्प्ले में दिखा देता हूँ, सामने ट्रिप दिखा रहा है, तो ट्रिप इसमें ट्रिप एक ही है, कोई ट्रिप ए ट्रिप बी नहीं है। वैसे भी कौन यूज़ करता है, मैं तो ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ ट्रिप का। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, तो TPMS बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल, वो सही है। रेंज है, ड्राइवर टाइम है, तो ये सब चीज़ें जो है ड्राइवर से रिलेटेड आपको काफ़ी सही से यहाँ दी गई है। अब मैं स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स जो मिल रहे हैं वो दिखा देता हूँ। तो इस तरफ तो आपको सामने DIS का और क्रूज़ कंट्रोल जो है वो उसके कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे, और राइट साइड में यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे। तो यहाँ से आप जो है साउंड को, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो है इसमें, आप जो कमांड्स हैं MG हेक्टर के अंदर, वो इंग्लिश को भी ये समझती है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी ये समझती है। हेलो MG, I'm here. मुझे गर्मी लग रही है। Okay, temperature is lowered to 20 degrees. थैंक यू सो मच। सो ये जो है कुछ एक चीज़ें काफ़ी सही इसमें मुझे लगी। तो अब सेंटर कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो CVT अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो CVT में यहाँ पे आपको ये गियर नोब मिलती है छोटी सी। उसके अलावा यहाँ इको मोड है। इको मोड में नॉर्मली मैं ड्राइव नहीं करने वाला हूँ आज, क्योंकि इको मोड आप जब ड्राइव करते हैं, जब आप कई लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, क्रूज़ एक नॉर्मल स्पीड में आप चल रहे हैं 120-130 की स्पीड में, वहाँ पर आप इको मोड लगा दीजिए। 100 मतलब 100 भी चल रहे हैं, 80 भी चल रहे हैं, तो एक नॉर्मल स्पीड में चलना है जहाँ ज़्यादा आपको बार बार पिकअप नहीं लेनी है, तो इको मोड में आपको अच्छी एवरेज ये इंजन दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, फिर उसके बाद मैनुअल ड्राइव पे आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और ये स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ दिया गया है। तो स्पोर्ट्स मोड में मैं एक बार चेक कर लूँगा। वैसे CVT ट्रांसमिशन है, मुझे पता है कि स्पोर्ट मोड में कोई इतना तालमेल बैठता नहीं है, तो वो चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेक यहाँ पे दी गई है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिलेंगी, तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसर्स हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ 360 डिग्री कैमरा का बटन दिया गया है। तो ये चीज़ें, यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं। की यहाँ पे ये रखी हुई है, की मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ MG का लोगो है, और इधर आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपनिंग के लिए बटन दिए गए हैं। तो ये अच्छी सी सुंदर दिखने वाली एक पतली सी स्लीक सी की आपको मिलने वाली है MG की तरफ से। इसको यहीं रख देते हैं। सो अब ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में आपको मिलता है सनरूफ। सो सनरूफ को भी नॉर्मली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और जब ये गाड़ी आई थी तो इसके सनरूफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, क्योंकि काफ़ी वाइड सनरूफ यहाँ दिया गया था। तो ये सनरूफ के बटन्स हैं, यहाँ से आप कर्टेंस, और ये सनरूफ ओपनिंग के लिए बटन है। बट मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ MG हेक्टर से ही। सो हेलो MG, Hi, how can I help? सनरूफ खोल दीजिए। सो प्यार की भाषा है भाई, सनरूफ खोल दीजिए, और सनरूफ खुल गई। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसको मैं मैनुअली ही क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये वन टच क्लोज़ नहीं है, आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा बटन को। तो ये कुछ एक चीज़ें जो हैं वो कंपनीज छोड़ ही देती हैं। ये वन टच क्लोज़ है, जो सनरूफ का कर्टेन है, ये काफ़ी सही है। तो अब भाई लगा लेता हूँ मैं सीट बेल्ट, और अब चलते हैं ड्राइव पे। अब मैं इसका थोड़ा ड्राइव आपको दिखा देता हूँ भाई, ड्राइव कैसा है। बहुत हो गई अब अंदर की बातें, अब इसको ड्राइव पे चलते हैं। तो चलिए, अभी मैं इसको ड्राइव मोड में, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड के अंदर ही है, और मैं अभी ड्राइव मोड पे इसको डाल दिया है। पिकअप तो मुझे काफ़ी सही लगी। अब मैं इसको सिटी ड्राइव में नॉर्मल ड्राइव जो है वो कर रहा हूँ इस गाड़ी को। और नॉर्मली इस कार में जो है आपको जो इंजन मिलता है 1.5 लीटर का एक जो टर्बोचार्ज इंजन मैंने आपको बताया वो मिलता है। इसमें आपको हाइब्रिड भी मिलता है टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर, बट ये हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड के साथ CVT नहीं मिलता है। ये आपको CVT भी और DCT भी नॉर्मल ही इस 1.5 लीटर इंजन के साथ ही मिलेगा, नॉर्मल इंजन के साथ। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है वो सिर्फ पेट्रोल में ही मिल रहा है, तो डीजल में भी आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। दोनों CVT भी और ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन दोनों ही आपको
यही मिलने वाले हैं, सिर्फ 1.5 लीटर इंजन के साथ, जो कि पावर जनरेट करता है 143 PS की, और इसका टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर। तो वो मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में क्या ये इंजन इतना इसका बाहर झेल पाएगा या कुछ भी है। और अभी मैं लोकल जो रोड पे चल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है इसका। मतलब आवाज़ अभी तक तो कोई अंदर ऐसी आई नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सही मुझे इसकी ड्राइव लगी। स्टीयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब पता नहीं इतना स्मूथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है भाई। तो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत सही मुझे यहाँ पे लगा। इसमें जो डीजल इंजन आता है, हालांकि डीजल भी हमने ड्राइव किया, तो डीजल जो इंजन आता है इसमें वो आपको पता है फिएट सोर्स्ड इंजन है, हैरियर में भी आता है, जीप कंपास में भी आता है, और वो तो इंजन ही ज़बरदस्त है भाई। वो मतलब हेक्टर जब आप इंजन में चलाएंगे तो वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, क्योंकि उसमें जो पावर जनरेट होती है वो होती है 170 PS की, और उसका टॉर्क है 350 न्यूटन मीटर। तो वहाँ पर लेकिन आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है, जैसे कि हैरियर वगैरह में तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है उसमें। तो हेक्टर में ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है 6 स्पीड। सो ये तो थी पावर की बात और इंजन की बात। इसमें जो वारंटी आपको मिलती है इंजन की, वो मिलती है 5 ईयर और अनलिमिटेड किलोमीटर, जैसा कि टाटा हैरियर में भी आपको सेम वारंटी टाटा की तरफ से मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब सामने का व्यू का बात कर लेते हैं। तो भाई व्यू बहुत शानदार है, बिल्कुल सब कुछ क्लीन दिख रहा है। सामने की तरफ बोनट दिख रहा है, मैं आराम से इसको ड्राइव कर पा रहा हूँ गाड़ी को, और मुझे कोई भी ऐसा इशू व्यू को लेके या इस ग्लास को लेके, इसके ग्लास के साइज़ को लेके बिल्कुल कोई इशू नहीं लग रहा है। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो जैसे अगर मुझे लगेगा कि ए पिलर की वजह से कोई ब्लाइंड स्पॉट वगैरह बन रहा है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी अभी तक कोई ऐसा इशू मेरे साथ नहीं हुआ है। ORVMs जो हैं बाहर के दोनों ORVMs जो है वो भी काफ़ी सही है साइज़ में, और काम काफ़ी वाजिब कर रहे हैं, बिल्कुल साफ़ जो है काफ़ी सही है। IRVM में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि पीछे वाला जो ग्लास है ना इसका, वो थोड़ा छोटा है, और पीछे अभी विनय बैठा हुआ है, तो जैसे वो कुछ तो तभी छिप गया, और अब इस IRVM को आपको थोड़ा एडजस्ट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि व्यू हाँ अब बिल्कुल सही है। तो आपको IRVM उस हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ दिए गए हैं हेक्टर के अंदर, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ हेक्टर में आपको मिल रही है। सो नॉर्मली ड्राइव जो है इस गाड़ी की काफ़ी स्मूथ है भाई। स्टीयरिंग वास्तव में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही हल्का स्टीयरिंग है। मतलब मैं सोच रहा हूँ आराम से इसको घुमा सकते हैं, बट ज़्यादा इसको ऐसे नहीं करेंगे। सो ड्राइविंग में तो भाई बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। और कोई अभी तक भी मुझे जो मतलब लोकल में जिस स्पीड में अभी चल रहा हूँ ना, यहाँ लोकल मतलब अभी सिटी ड्राइव के लिए तो भाई ये CVT ट्रांसमिशन कोई भी इशू होता ही नहीं है। वो तो मुझे पता है कि यहाँ तो कोई इशू नहीं आएगा, और वही है बिल्कुल स्मूथ एकदम ये ट्रांसमिशन फील हो रहा है अभी, और कोई अंदर ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही है। और क्योंकि हम म्यूज़िक चला नहीं सकते कॉपीराइट की वजह से, तो म्यूज़िक चल नहीं रहा है, फिर भी अंदर इंजन का इतना कोई साउंड नहीं है, और इस स्पीड में कोई अंदर टायर्स का या इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। हॉर्न जो है वो भी ठीक है, मतलब ज़्यादा सही साउंड तो नहीं है, बट इतनी गाड़ी के हिसाब से ठीक है आजकल, और जितना आउंस है इसका वो मुझे सही लग रहा है। हॉर्न का साउंड भी ठीक है। सो अब मैं थोड़ा आपको अंदर के स्पेस की बात कर लेता हूँ। तो भाई स्पेशियस तो गाड़ी है, नो डाउट। हमने इसका वॉक राउंड भी बनाया हुआ है विनय ने पूरा। सो विनय ने पीछे वाली सीट भी प्रॉपर दिखाई है, तो हमने मतलब 2 दिन से हम इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, पीछे वाली सीट भी यूज़ कर रहे हैं। अभी विनय खुद वहाँ बैठा हुआ है, तो भाई पीछे जो स्पेस है ना वो बहुत सही है। जो रियर सीट्स है इसकी, ये मेरे को अच्छी इसलिए लगी, और विनय को भी, क्योंकि उसका जो रिक्लाइन एंगल है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। थाई सपोर्ट वगैरह तो है ही सारा कुछ, रिक्लाइन एंगल अच्छे से सेट कर सकते हैं। पीछे जो फ्लोर है वो बिल्कुल ही प्लेन है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो काफ़ी सही है हेक्टर में। पीछे जो बूट है वो बहुत ज़्यादा है, आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में मिल रहा है, तो उसको आप यूसेज जो है कितना भी लगेज आप रख सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ इसके अंदर है। दूसरी चीज़ जो है इसमें जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, वो 60 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। अब फ्यूल टैंक की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा एवरेज आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो नॉर्मली जो पेट्रोल है वो यहाँ 12-13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रूज़ कर रहे हैं, लंबे रूट पे हैं, एक अच्छी स्पीड में चला रहे हैं, 80-90 की स्पीड में चला रहे हैं, इको मोड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको 14 किलोमीटर पर लीटर की अप्रोक्स एवरेज दे सकती है। उससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि ये गाड़ी दे पाएगी। सो बस अब हमारे सामने हाईवे है, अब हम हाईवे पे जो है जाएंगे और एक बार इस गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड में चला के देखेंगे, और इस CVT ट्रांसमिशन को अब हम हाईवे पे चेक करने वाले हैं, और फिर वहाँ आपसे शेयर करेंगे कि क्या कुछ ये रिस्पॉन्स है इस ट्रांसमिशन का। सो अब हम हाईवे पे आ गए हैं, और अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड इसकी बढ़ाना चाहूँगा, और 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाते ही जो वार्निंग आती है वो
एक बार आ गई और बीप कर दिया है गाड़ी ने। तो ये तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जो आपको हर गाड़ी में मिलने वाला है, इससे आप बिल्कुल नहीं बच सकते अब, क्योंकि ये 80 पे एक बार साउंड आएगा, फिर 100 पे आएगा, फिर 120 के बाद तो ये साउंड आता ही रहेगा। और यहाँ पे हाईवे पे काम चल रहा है, इसको क्रॉस करके ही हम क्रूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जब हाईवे ऐसा होता है तो काफ़ी अंदर आवाज़ गाड़ी के अंदर आती है, वो वाजिब है, तो वो भी एक बार चेक हो जाएगा। सस्पेंशंस जो हैं इस गाड़ी के वो ठीक हैं, अच्छे हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं वो भी सॉफ्ट ना हो, जिस तरह की ये गाड़ी का ड्राइव जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा है, तो कहीं सस्पेंशन जो है वो मुझे सही लगे। इस गाड़ी में सस्पेंशन में कोई भी इशू नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा राइट में लेके गाड़ी को आगे निकाल लेता हूँ। सही है। क्या बोला इसने पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन इसने कुछ बोला। और अभी मैंने जो है एकदम से ब्रेक लगाई। ब्रेकिंग जो है इस गाड़ी की ठीक है, वो अभी हम सेफ्टी की बात करेंगे तब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक बार फिर कोशिश करते हैं। आज हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। सो ड्राइवेबिलिटी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अभी मैं 90-100 की स्पीड तक चला गया था, तो 100 की स्पीड तक भी काफ़ी सही है। मुझे थोड़ा सा ओपन पैच और मिल जाए तो मैं और ज़्यादा चेक कर पाऊँगा कि स्टेबिलिटी वैसे मुझे वाजिब लग रही है। सो जैसा कि जब मैं लोकल ड्राइव कर रहा था तो मैंने आपको बताया बहुत स्मूथ स्टीयरिंग था, लेकिन अब नॉर्मली ये जितने भी मोटराइज स्टीयरिंग होते हैं, ये क्या होता है कि 30, 35, 40 की स्पीड के बाद जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है वो कट ऑफ हो जाता है अपने आप और ये हार्ड हो जाता है। तो ये हो गया है। और अब ये जब आप हाई स्पीड में चलेंगे तो ये काफ़ी सही चीज़ होता है। एक स्टीयरिंग को काफ़ी हार्ड हो जाना चाहिए, उतना लचीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा जल्दी गाड़ी घूम जाएगी और वो एक हाई स्पीड में ड्राइविंग के टाइम पे अच्छी चीज़ नहीं होती है। अभी मैं इस गाड़ी को जितने स्मूथली ड्राइव कर पा रहा हूँ भाई, मुझे तो ड्राइव हाई स्पीड में बिल्कुल सही लग रही है हेक्टर की। और जो CVT ट्रांसमिशन है उसमें भी कोई इशू नहीं आया मुझे। सो काफ़ी सही ड्राइविंग है इसकी। और जब आप गाड़ी को इधर उधर आप जब कट लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेबिलिटी के साथ हो पा रहा है। सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी की। तो सेफ्टी में ग्लोबल एनकैप में इसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है जिस तरह की गाड़ी है तो इसको अच्छे एक सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है। उसके अलावा ये टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। इससे नीचे जो वेरिएंट है उसमें आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, और जो नीचे वाले 2 वेरिएंट हैं बेस और बेस से ऊपर वाला, उसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं। तो यहाँ वेरी करेंगे एयरबैग्स। तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। ABS, EBD ये सब मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, ESP फंक्शनैलिटीज़, सो इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक मिल रहा है, ऑटो होल्ड का फीचर मिल रहा है। तो ये सारे फीचर, सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो मैंने आपको दिखाया, वो यहाँ पे मिल रहा है। पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं आगे भी। तो वो सब चीज़ें सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स यहाँ MG हेक्टर में दिए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया सेफ्टी में, तो इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं, वो बेस वेरिएंट से आपको मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा एडिशनल यहाँ पे MG हेक्टर में किया गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। सो ये तो थी सेफ्टी की बात। और अब मैं इस गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में लेके जाना चाह रहा हूँ। 100 की स्पीड अब गाड़ी की है और काफ़ी सही है। अंदर कोई इतना साउंड नहीं आ रहा है, और CVT ट्रांसमिशन जो इसमें दिया गया है उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं लगा है। इसके बाद अब मैं इसको स्पोर्ट मोड में ड्राइव करने वाला हूँ, एक बार मेरे को थोड़ी खाली जगह मिल जाए। तो नॉर्मली जो इसकी ड्राइव है सिटी में, तो देखो भाई मुझे काफ़ी सही लगी, बहुत स्मूथनेस के साथ गाड़ी चल रही थी। एक चीज़ में आपको इशू आ सकता है, अगर आप बहुत भीड़ भड़के वाले इलाके में चले जाएँ तो पार्किंग का इशू आपको आ सकता है, क्योंकि गाड़ी जो है थोड़ी लंबी है। उसके अलावा आपको कोई ड्राइविंग में या टर्निंग रेडियस में, इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी चलाने में सिटी के अंदर। साथ ही जब मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा था तो हाईवे पे मैंने हाई स्पीड में ड्राइव किया, काफ़ी स्टेबल है गाड़ी, और जितना भी आप इधर उधर कर लीजिए गाड़ी को स्टेबल ही रहती है। इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई। यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल ESP फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, काफ़ी सही वो है इसमें। अब एक बार मैं स्पोर्ट मोड में चेक करूँगा, थोड़ा सा मुझे आगे अगर स्पेस मिल जाता है थोड़ा और, तब तक ड्राइव कर लेते हैं इसकी, और थोड़ी मैं ड्राइविंग चेक कर लेता हूँ। तो अंदर इतना साउंड नहीं आ रहा है, हालांकि जब मैं थोड़ा हाई स्पीड में चलता हूँ तो जो टायर्स वाला साउंड आता है देखो वो तो आएगा ही भाई, थोड़ा बहुत जो अंदर वो तो साउंड आएगा ही। उसके अलावा इंजन का कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो NVH लेवल जो है इस गाड़ी का ठीक है, कोई भी दिक्कत उस चीज़ में नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं मिला कि मैं इस गाड़ी को और ज़्यादा स्पीड में ले जाऊं। सो वैसे तो यहाँ पे हमारे 120 तक जो है अलाउड है, बट नहीं जा पाया आज मैं। तो वहाँ तक अगर जाते तो और ज़्यादा चेक कर सकते थे। अब मैं एक बार इसको रोक के और स्पोर्ट्स मोड में एक बार ड्राइव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार स्पोर्ट्स मोड में भी CVT ट्रांसमिशन का क्या रिस्पॉन्स है। तो ये मैंने गाड़ी को रोक लिया है, ESC जो है वो ऑफ है,
अब मैं स्पोर्ट्स मोड में मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसको एक स्टार्ट देने वाला हूँ। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पोर्ट्स मोड में एकदम से जो इंजन पावर देगा, तो काफ़ी लेट रिस्पॉन्स मुझे मिला यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स मोड का कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे दिखा नहीं। एक बार चलते चलते थोड़ा स्पीड में, हाँ जब यहाँ आप स्पीड बढ़ाते हैं ना स्पोर्ट्स मोड में, तब वो सीवीटी ट्रांसमिशन का जो आपको फील होगा कि नहीं, वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ भी एकदम से आएगी। सो स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे मैंने ड्राइव किया। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ वापस नॉर्मल ड्राइव मोड में। यहाँ आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। मैनुअल में आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे ड्राइव के साइड में ही आप शिफ्ट करेंगे। तो अब मैं मैनुअल इसको ड्राइव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैनुअल में जब आप हेक्टर को चलाएंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे, सामने M5 M6 ये दिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे ही आप स्लो स्पीड करेंगे ना, तो डाउन जो है वो अपने आप होगा। मैनुअल में M5 पे आ गया, अब M4 पे चला जाएगा। लेकिन बढ़ाने के लिए जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको प्लस ये गियर नोब से ही करना पड़ेगा, तो M7। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। नॉर्मली आप जब इसको M8 पे रख के ड्राइव करेंगे, अगर ज़्यादा खुला रोड है, सही रोड आपको अगर मिल रहा है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी एवरेज यहाँ पे इंजन दे सकता है। तो यहाँ पे आप मैनुअल में भी ड्राइव कर सकते हो। मैं दोबारा इसको ड्राइव मोड पे, ऑटो पे ही डाल रहा हूँ। तो इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो काफ़ी सही लगी। थोड़ा स्पोर्ट्स मोड में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मज़ा, वो मज़ा मुझे नहीं मिला। वो तो नॉर्मल ड्राइव में भी उसी तरह उठी और उसमें, लेकिन हाँ चलने के बाद मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा पिकअप जो है स्पोर्ट्स मोड में एक गाड़ी ले रही है। तो नॉर्मली जब रोलिंग हो रहे हैं टायर्स, तब हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स मोड अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करे, बट आप अगर पिकअप लेना चाहेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। सो अब मैं आपको इसके प्राइसिंग जो है वो बता देता हूँ। तो नॉर्मली 1.5 लीटर हाइब्रिड में जो आपको गाड़ी मिलती है उसका मैं पहले प्राइस बता देता हूँ। उसका प्राइस है 18,29,000 रुपीज़। उसके बाद जो ये वेरिएंट है CVT 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, टर्बो इंजन के साथ, ये CVT का प्राइस है 19,27,000। और अगर आप डीजल में कंसीडर करते हैं, जिसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, अगर वो आप कंसीडर करते हैं तो वो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 19,90,000 रुपीज़। और ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताया, ये दिल्ली एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने सिटी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रजिस्ट्रेशन टैक्स आपके वहाँ है। तो मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया सिटी के अंदर, नॉर्मली आपको इंटीरियर वगैरह दिखाया। तो इंटीरियर का मैंने आपको बता दिया, जो म्यूजिक सिस्टम का इशू है वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइविंग में कोई भी कमी मुझे नहीं लगी, काफ़ी वाजिब मुझे ये सही लगा। CVT ट्रांसमिशन को लेके जो मेरे डाउट्स थे इतनी भारी गाड़ी में, वो दूर हो गए मेनली। तो CVT ट्रांसमिशन में, अच्छा ये शायद नेविगेशन के हिसाब से मुझे कर्व दिखा रही है। टर्न तो इसने एक भी नहीं बताया, बट कर्व मुझे दिखा रही है। सो ये एक चीज़ बार बार बीच में बोल रही थी। सो मैं गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी की बात कर रहा था। गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी काफ़ी सही है, सस्पेंशन भी मुझे काफ़ी सही लगे। तो इस गाड़ी को सिटी में ज़्यादा मैंने इंजॉय किया, ये भी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू MG हेक्टर टॉप वेरिएंट का। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।